नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अच्छी खबर के साथ। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस मौके पर जहां पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बधाई दी, तो वहीं पूरे देश में जश्न भी देखा जा रहा है। यूपी के मथुरा वृंदावन के मंदिरों को इस मौके पर तिरंगा लाइट से सजाया गया है, तो वहीं दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों को भी 3 रंगों की रोशनी से सजाया गया। ओडिशा में पुरी के सूर्य मंदिर में भी इस मौके पर तिरंगा में सजावट की गई है, तो वहीं कर्नाटका के हम्पी को भी तिरंगा लाइट में सजाया गया है। तो देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये मथुरा का जो प्रेम मंदिर है वो है। तिरंगे रोशनी में नहाया हुआ है, तिरंगे की थीम में इसे सजाया गया है और वजह यह है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे हो गए हैं। वहीं इसके साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें, कर्नाटक की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, जितने भी ऐतिहासिक या धार्मिक इमारतें हैं उनको तिरंगे में सजाया गया है। देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में आज एक इतिहास रचा है। आज 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया। वैक्सीनेशन के इस मेगा अभियान की शुरुआत से अब तक 100 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है और यह अभियान अभी भी जारी है। लगातार देश में कोरोना वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बना रहा है। आज के इस मेगा वैक्सीनेशन अभियान की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब देश ने कोविड वैक्सीनेशन में इतिहास रचा। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की है जो दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे और वहां मौजूद हेल्थ वर्कर से मुलाकात की थी, साथ ही उनसे बातचीत भी की। तीसरी तस्वीर भी आरएमएल की है, वाराणसी के दिव्यांग जिन्होंने पीएम मोदी के सामने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। और चौथी तस्वीर सीएम योगी की है जो लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे थे। और 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रियंका गांधी ने 48 घंटों में यूपी के महिला वोटर्स को केंद्र में रखकर दूसरी बड़ी घोषणा की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने मुफ्त सामान देने का चुनावी वादा किया है। इससे पहले योगी सरकार ने भी युवाओं को टैबलेट और फोन देने की घोषणा की, जबकि अपने कार्यकाल के दौरान अखिलेश यादव ने भी खूब लैपटॉप बांटे थे। ऐसे में प्रियंका के इस ऐलान के बाद विरोधियों ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन लड़कियों को यानी कि स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का फैसला उन्होंने तत्काल लिया। उन बहनों का, उन लड़कियों से उनकी विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया।
प्रियंका गांधी ने आज अपनी घोषणा कर दी है कि 12वीं पास जो लड़कियां हैं उनको स्मार्टफोन देंगी और स्नातक पास लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगी। महिला वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए लगातार घोषणाएं करे, पहले 40% टिकट और अब ये घोषणा। ये खोखली घोषणाएं वो कितनी भी कर सकती हैं, उनकी घोषणाओं पर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती। उन्होंने पिछला उनका कार्यकाल देखा है कैसे कार्य करती है कांग्रेस की सरकार, और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार इतने दिनों तक केंद्र में रही, 10 वर्ष में जिस तरह से भ्रष्टाचार के अंबार लगाने का काम किया, 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार उनके सामने उजागर हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार के बारे में कहें तो समझ में आता है इनके पास में कोई इस प्रकार का विजन नहीं है जिसके लिए जनता स्वीकार करे। और विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर सक्रिय हो गए। आज ओम प्रकाश राजभर ने सोनभद्र में एक रैली की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने जमकर यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर भड़ास निकाली और कहा कि उन्होंने भाजपा को यूपी की सत्ता से बेदखल करने की दवाई तैयार कर ली है और सपा से गठबंधन के बाद वो भाजपा को 2022 में यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि अपने भाषण के दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर भाषा की मर्यादा भी लांघ गए। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वो मोदी की रैली से 4 गुना ज्यादा भीड़ जुटाकर भाजपा को ताकत का एहसास कराएंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की घोषणा 27 अक्टूबर मऊ हल्दरपुर मैदान में माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे और वहीं पर होगी। टूट टूट का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है सरकार की जो महंगाई देश में त्राहिमाम कर रही है जनता। महंगाई से कैसे निजात मिले, भ्रष्टाचार से कैसे निजात मिले, प्रदेश में अमन चैन कैसे हो, इसको लेकर के लड़ाई हो रही है। सीट का कोई झगड़ा नहीं है, सरकार बनाना लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को घेरने की रणनीति के तहत अब भाजपा ने उन्हीं के कोर वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। पिछले दिनों सीएम योगी समेत भाजपा के कई नेता सपा के संस्थापक सदस्य हरमोहन सिंह यादव के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए और अब कल भाजपा ओबीसी मोर्चा लखनऊ में यादव सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। 22 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यादव समाज का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कल होने वाले भाजपा के यादव सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है, जिसमें से अकेले 10% यादव वोटर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नज़र पिछड़ा वोट बैंक पर है और अब इसीलिए अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वो लगातार सम्मेलन कर रहा है। शुक्रवार को यादव समाज का सम्मेलन बीजेपी की तरफ से आयोजित किया गया। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप, उनसे जानेंगे बीजेपी यादव सम्मेलन करे। नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगता है पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक समाज को सम्मान देके, अधिकार देके आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उसी क्रम में कल उत्तर प्रदेश भर के समस्त जिलों से यादव समाज के प्रतिनिधियों का एक बड़ा सम्मेलन विश्वरया हॉल में होगा, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और अन्य पार्टी के नेताओं का आगमन होना है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के समस्त पिछड़े वर्गों के जो 80 से ज़्यादा जातियां इस प्रदेश में हैं, सबकी सब भाजपा के साथ हैं, दलित भाजपा के साथ हैं, सवर्ण भाजपा के साथ हैं। यानी उत्तर प्रदेश में हर समाज, हर समुदाय का व्यक्ति योगी साहब की 4.5 साल के काम करने का तरीका, विकास की योजनाएं, बिजली की आपूर्ति, कानून व्यवस्था का बेहतरीन प्रबंधन, क्राइम कंट्रोल, इतने सारे काम जो 45 वर्षों में दूसरे दलों की सरकारों में नहीं हो सके, योगी की सरकार में होते हुए लोगों ने देखे। निश्चित है इसलिए कि पूरा प्रदेश का हर समाज भाजपा के साथ खड़ा है। आपने सुना क्या कहना है नरेंद्र कश्यप का, जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2017 में भी यादव समाज बीजेपी के साथ आया था और अब यादव समाज को ये पता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी नहीं है, ये केवल एक परिवार की पार्टी है और इसीलिए जब बीजेपी यादव सम्मेलन कर रही है तो उसमें तमाम जो यादव समाज के लोग हैं वो शामिल होंगे और उनका साथ 2022 में भी बीजेपी को मिलेगा। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।
जालौन पहुंचे यूपी सरकार के खेल। युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बेतुका बयान आया है। बढ़ती महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उपेंद्र तिवारी 2014 के पहले से प्रति व्यक्ति आय की बात करते सुने गए, तो वहीं सबसे बेतुका बयान उनका पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मुट्ठी भर लोग ही कारों से चलते हैं, उन्हें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिए। मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आज दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 सालों 7 साल के पेट्रोल की कीमतों क्या कहेंगे आप? और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उधर 2022 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने संगठन मजबूत करने में लगी। इसी सिलसिले में पश्चिमी यूपी के किसान नेता पूनम पांडे ने कांग्रेस ज्वाइन की। उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन शुरू होते ही उन्होंने वहां पर समर्थन दिया था। किसानों के समर्थन में पूनम पंडित की गई स्पीच जमकर ट्रोल भी हुई थी और लाखों फॉलोवर्स उनके यूट्यूब और फेसबुक पर। विचारधारा से जुड़ना और एक इतनी मजबूत बेटी के साथ में अपने आप को मुझे देखना या खड़ा होना, उनके अंदर मैं अपने आप को महसूस करती हूँ। मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की। कांग्रेस परिवार में कांग्रेस आ रही है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, उनके दमन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रही है। डरे हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनको शायद संज्ञान नहीं कि जब मजदूर पैदल चल रहा था तो आदरणीय राहुल गांधी जी मजदूरों के बीच में बैठे थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत के बाद अध्यक्ष की गद्दी खाली है, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद की एक अहम बैठक 25 अक्टूबर को होनी है। प्रयागराज के संत समाज की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीते दिनों हरिद्वार में 7 अखाड़ों की बैठक हुई थी और अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए कई पंचों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक 13 अखाड़ों के 26 प्रतिनिधि हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चयन तभी होगा जब सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 25 तारीख को सभी अखाड़ों की बैठक है अखाड़ा परिषद की, जिसमें निर्णय लिया जाएगा किसको अध्यक्ष बनाना किसको नहीं बनाना है। अभी जो 7 अखाड़ों की बैठक हुआ है उस बैठक में यही निर्णय ले गया, क्योंकि खड़ दर्शन अखाड़ा परिषद है और अखाड़ा परिषद के मतलब जो 13 अखाड़े हैं, सन्यासी, उदासी, वैरागी मिलाकर सभी का समन्वय बने और समन्वय के साथ साथ किसको अध्यक्ष बनाना है नहीं बनाना है यह 25 तारीख को निर्णय होगा। निर्णय लेने के बाद जिसकी बारी आएगी उसको बनाया जाएगा। 25 तारीख को जब बैठक होगी उस बैठक में 13 अखाड़े निर्णय लेंगे, बैठक के बाद किसको बनाना किसको नहीं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत के बाद एक नए अखाड़े के अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही, मगर 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक प्रस्तावित है। उससे पहले ही बैरागी और उदासी अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। पंचायती महानिर्वाणी के सचिव महंत रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। महानिर्वाणी अखाड़े में बैठक कर 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास को मंत्री, गौरीशंकर दास को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज को और महेश्वर दास को संरक्षक बनाया गया है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है अखाड़ों की उसके अनुसार ये चुनाव हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष जी का देहावसान हुआ और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार यहाँ अखाड़ा परिषद के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई और पहले भी जो चुनाव हुए हैं बहुमत के आधार पर हुए हैं और ये जो चुनाव है ये बहुमत के आधार पर ही हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उसमें सारे संप्रदाय, सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मला, चारों संप्रदायों को मिलकर के ही अखाड़ा परिषद बनती है। तांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई।
अब आपको बताते हैं कि अखाड़े में अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे है। दरअसल साधु सन्यासियों के 13 अखाड़े हैं और इन 13 अखाड़ों से 2-2 सदस्य अखाड़ा परिषद की बैठक में शामिल होते हैं। इसके बाद अखाड़ों के सदस्य किसी एक नाम के पक्ष में अध्यक्ष के लिए अपनी राय रखते हैं और अगर सर्वसम्मति से किसी एक नाम पर अध्यक्ष पद के लिए सहमति बन जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर वोटिंग करवाई जाती है और जिसके नाम के पक्ष में सबसे ज्यादा समर्थन होता है उसे ही अध्यक्ष बना दिया जाता है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय अयोध्या दौरे की वापसी के पहले राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। सबसे पहले रामलला का दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला की आरती की। मंदिर से निकलने के बाद मोहन भागवत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य करने वाली L&T कंपनी के इंजीनियर से कार्यों की जानकारी भी उन्होंने ली और राम मंदिर का मानचित्र देखकर पूरी निर्माण प्रक्रिया को समझा। संघ प्रमुख ने मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में मिले अवशेषों को भी देखा। 5 अगस्त 2020 के बाद पहली बार मोहन जी परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत अयोध्या पधारे। हमारी स्वाभाविक इच्छा थी वो निर्माण कार्य देखें। वो देश में घूमते रहते हैं, उनको सुनकर जानकारी मिलती है। कभी कभी हम भी कुछ संदेश दे देते हैं, लेकिन आंखों से देखने का असर अलग होता है। इसलिए उन्होंने भगवान के दर्शन किए, आरती की, जमीन में से जो बड़े विशाल पत्थर निकले थे उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। खीरी की लखीमपुर से एक खबर ये आ रही है कि लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर भारती और आरोपी मोहम्मद लतीफ की दोबारा पुलिस कस्टडी के लिए अर्जी दी गई है। SIT ने कोर्ट में ये अर्जी दी। कल CJM कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई होगी। लखीमपुर कांड मामले में जांच कर रही SIT और क्राइम ब्रांच को एक और कामयाबी मिली है। गुरुवार को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किए गए 4 और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसमें लखीमपुर कांड का इकलौता चश्मदीद सुमित जायसवाल, नंदन, सत्यप्रकाश और शिशपाल शामिल हैं। लखीमपुर खीरी की CJM कोर्ट ने चारों को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब कल सुबह 10 बजे से पुलिस रिमांड शुरू होगी, जिसमें पुलिस आरोपियों से लखीमपुर कांड को लेकर सवालात करेगी। माना जा रहा है कि सुमित जायसवाल के कई अहम खुलासे हो सकते हैं। रसोई गैस सिलेंडर फटने से ही परिवार के 6 लोग झुलसकर घायल हो गए। बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित मैठाणा गांव की घटना है। घटना में मकान पर भी आग लग गई। मौके पर चमोली थाने से पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए भेजा गया और जिला अस्पताल गोपेश्वर में सभी को भेजा गया।